नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में अरब आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। यह आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें आज इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा 100 क्वेश्चन की हेल्प से। जैसे कि पहला प्रश्न है आज का, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के समय में पहला जो मुस्लिम आक्रमण था 712 ईस्वी में हुआ था। इसने सबसे पहले आक्रमण कहाँ पर किया था? तो सबसे पहले आक्रमण जो किया था इसने सिंध पर किया था। उस समय सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। सिंध पर जो कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, सिंध पर इसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगा दिया था इसने। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो चचनामा से मिलती है। चचनामा एक पुस्तक है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। उसका राजा कौन था? दाहिर था। तो ये जानकारी किससे मिलती है? चचनामा से मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य क्या था? ये धन को लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस राजा को पराजित किया था? तो राजा वहां पर कौन था? ये दाहिर राजा था। सिंध विजय की जानकारी किस अरब ग्रंथ से मिलती है? तो हो जाएगा क्लास ये चचनामा से। जो सिंध विजय थी इसकी कासिम की, इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो चचनामा से मिलती है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। अभी हमने इन सभी प्रश्नों का अध्ययन किया था। अगला, अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उसके बाद आता है, मोहम्मद गजनबी किस वंश का शासक था? तो यामनी वंश का था या गजनी वंश का? जो गजनबी था ये किस वंश का शासक था? तो इसको बोलेंगे यामनी वंश का था या फिर ये गजनी वंश का शासक था। अगला प्रश्न हो जाएगा, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने 17 बार आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो मोहम्मद गजनबी था इसको किस नाम से जानते हैं? और बुध बुध कशिन के नाम से जानते हैं। बुध सिकन, बुध सिकन, इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक। मोहम्मद जो गजनबी था इसको मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। इसने सबसे पहले 1001 ईस्वी में जो आक्रमण किया था ये किसके विरुद्ध किया था? तो ये हुआ था बेदेहिक का युद्ध था। कौन सा था? बेहिंद का युद्ध था। और यहां पर कौन था? जयपाल था। पहला युद्ध इसका मोहम्मद जो गजनबी था, गजनबी का 1001 ईस्वी में बेहिंद का युद्ध था, जयपाल के विरुद्ध था। दूसरा इसने कब किया था? 1008 ईस्वी में किया था। 1008 ईस्वी में कहां पर किया था? कन्नौज में। यहां पर कौन था राजा? तो जयपाल था। जयपाल नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा आनंदपाल। देखिए, जो मोहम्मद गजनबी था इसको बुध शिकन के नाम से भी जाना जाता है या मूर्ति भंजक के नाम से। 1001 ईस्वी में इसने बेहिंद पर आक्रमण किया था और बेहिंद का राजा कौन था? जयपाल था। उसके बाद 1008 ईस्वी में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया था और वहाँ पर राजा कौन था? तो आनंदपाल था। इसने जो 14वां अभियान था इसका, 14वां अभियान कौन सा था गजनबी का? तो ये था कालिंजार का अभियान था। 14वां अभियान कौन सा था? कलिंजर का।
ये कलिंजर का अभियान था। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और वहाँ पर कौन था? भीम प्रथम था। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। 1025 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात में कहाँ पर? सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। और जब सोमनाथ के मंदिर को उसने लूटा था, वहाँ का शासक कौन था? शासक की बात करते हैं तो जब सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, वहाँ का शासक था भीम प्रथम। ये चालुक्य वंश से संबंधित था। कौन हो जाएगा? भीम प्रथम। और ये चालुक्य वंश से संबंधित था। इसका अंतिम जो अभियान था गजनबी का 1027 ईस्वी में था। ये खोखरों के विरुद्ध था। 1027 में किसके विरुद्ध था? ये खोखरों के विरुद्ध था। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। देखिए दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। जो गजनबी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? इसने 17 बार आक्रमण किया था। इसका 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को इसने लूटा था। वहाँ पर शासक कौन था? सोमनाथ के मंदिर तो भीम प्रथम था और ये चालुक्य वंश से संबंधित था। 1001 ईस्वी में इसने जयपाल के विरुद्ध अभियान चलाया था और 1008 ईस्वी में इसने अनंतपाल के विरुद्ध अभियान करा था। 14वां जो इसका अभियान था ये कलिंजार अभियान था। सबसे लास्ट जो अभियान था गजनबी का 1027 ईस्वी में, ये खोखर जातियों के विरुद्ध था। और जो गजनबी था इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में गजनबी की मृत्यु हो गई थी। इसके समय में कुछ लेखक थे, फिरदौसी, अलवुर्नी, उतबी, बेदेहिक, फर्रुखी और ये थे। तो बेदेहिक की जो पुस्तक थी तारिक ए सुबदगनी। उतबी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताब उल यामनी। उतबी की कौन सी पुस्तक थी? किताब उल यामनी। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और फिरदौसी की कौन सी पुस्तक थी? शाहनामा। किताब उल हिंद ये अल-बरूनी ने लिखी थी। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने लिखी थी। एक बार इन किताबों का अध्ययन कर लेते हैं। फिरदौसी की कौन सी थी? शाहनामा। अल-बरूनी की किताब उल हिंद थी। उतबी की किताब उल यामनी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो 1025 ईस्वी में ने सोमनाथ का मंदिर को लूटा था और वहां पर कौन था? भीम प्रथम था और ये चालुक्य वंश से संबंधित था। सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था और चालुक्य वंश से ये संबंधित था। अगला प्रश्न हो जाएगा, मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था जिसने शाहनामा किसने लिखी थी? अभी हमने पढ़ा था। शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा था। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद को लिखा था। किताब उल यामनी को उतबी ने लिखा था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। किताब उल हिंद किसकी थी? अभी हमने जाना था। किताब उल हिंद थी, ये अल-बरूनी की थी। और यह गजनबी के साथ क्या आया था? भारत आया था ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है ये, मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था जिसने तारिक ए यामनी लिखी थी? तो तारिक ए यामनी पुस्तक को किसने लिखा था? उतबी ने लिखा था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो गोरी का आक्रमण हुआ था ये 1175 ईस्वी में हुआ था मुल्तान पर। कहां पर? मुल्तान पर। और यहां पर कौन सी जनजाति थी? करमाती जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी? करमाती। करमाती जनजाति थी। और मुल्तान पर इसका पहला आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी में। गोरी का जो उद्देश्य था मुस्लिम राज्य का विस्तार करना था। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम राज्य का विस्तार करना था।
जो गौरी था इसने सबसे पहले 1100 जो इम्पोर्टेंट युद्ध थे 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा था। तराइन का पहला युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। 1194 में ये चंदावर का युद्ध हुआ था। देखिए, पहला पृथ्वीराज चौहान और किसके? गौरी के बीच में था। पृथ्वीराज और गौरी के बीच में था। दूसरा भी पृथ्वीराज और गौरी के बीच में था। और जो चंदावर का युद्ध था ये जयचंद के साथ था। जयचंद और गौरी के साथ था। इसमें जयचंद की पराजय हो गई थी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजित हो गया था और गौरी को उसने बंदी बनाकर छोड़ दिया था। जो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध था, पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हो गया था और गौरी इसमें जीत गया था। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें गौरी की जीत हो गई थी। और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई थी। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? तो 1178 ईस्वी में इसको मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था, या भीमद्वितीय के नाम से भी इसको जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था और वो किसने जीता था? जो तराइन का प्रथम युद्ध था ये इसने गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था और पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? तो एक गौरी के साथ लड़ा गया था और मुस्लिम सत्ता की नींव यहाँ पर रखी गई थी और जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी यहाँ पर पराजय हो गई थी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। इन सभी पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 18 है, मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तो ये पॉइंट को याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, जो गौरी का क्या था? इसका सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 19 है, गौरी के सिक्कों पर किस हिंदू देवी की आकृति का अंकन था? तो ये जो माता लक्ष्मी थी या देवी लक्ष्मी की जो आकृति थी, गौरी के सिक्कों पर इनका क्या था? आकृति का अंकित थी ये। मोहम्मद गौरी की हत्या कब और किसने की थी? तो 1206 ईस्वी में खोखरो जाटों के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। अब आ जाएगा हमारा गुलाम वंश। देखिए, गुलाम वंश की बात करते हैं। गुलाम वंश ये 1206 से लेके 1290 तक था। ये 1206 से लेके 1290 तक क्या था? गुलाम वंश था ये। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो थी 1206 से लेके 1526 तक थी। सबसे पहले आता है गुलाम वंश। नंबर 2 पर क्या आता है हमारा? खिलजी वंश। नंबर 3 पर क्या आता है? तुगलक वंश। नंबर 4 पर क्या आता है? सैयद वंश। और नंबर 5 पर क्या आता है हमारा? लोधी वंश।
देखिए गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक था, और ये 1290 से लेके 1320 तक था ये खिलजी वंश। तुगलक वंश की बात करते हैं 1320 ईस्वी से लेके 1414 तक था ये। सैयद वंश 1414 से लेके ये कहाँ तक था, 1451 तक था ये। उसके बाद लोधी वंश की बात करते हैं तो लोधी वंश 1451 से लेके 1526 तक था ये। कभी कभी ये क्रम लगाने को आ जाता है कि गुलाम वंश की कब से कब तक, 1206 से 1290 तक था। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक था ये। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था ये। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक था ये। और लोधी वंश 51 से लेकर 1526 तक था ये। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, सबसे कम कार्यकाल किसका था इसमें, तो खिलजी वंश का। जो खिलजी वंश का टाइम था ये सबसे कम था ये, जो उसका टाइम पीरियड था क्या था, सबसे कम था। और सबसे अधिक समय तक सत्ता किसने करी थी यहाँ पर, तुगलक वंश ने करी थी। किसने, तुगलक वंश ने, ये सबसे ज़्यादा था ये। तो ये पॉइंट पे आपने को याद रखने हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1206 ईस्वी में इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक भी था ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर में बनाई थी इसने अपनी राजधानी को। उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता है, तो लाख बख्श की उपाधि से। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जानते हैं, लाख बख्श, या लाखों का दान करने वाला। इसके बारे में कुछ और पॉइंट थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने खुतबा नहीं पढ़वाया था। यह बख्तियार कार्की का शिष्य था। इसने कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद थी इसका निर्माण अजमेर में कराया था। और कुतुब मीनार का निर्माण इसने करवाया था, ये कहाँ पर कराया था, दिल्ली में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, और कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था इसने दिल्ली में करवाया था ये। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको बनवाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया और किसने पूरा करवाया था, तो ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य स्टार्ट करवाया था। उसको जो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ये पॉइंट क्लास आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, तो चौगाना पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो इल्तुतमिश था ये कौन था, ये बदायूं का गवर्नर था और ये ऐबक का गुलाम था। ये इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। ये ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों ही था। देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था, जो इल्तुतमिश था इसने तुर्क ए चहलगामी की स्थापना करी थी। तुर्क ए चहलगामी की स्थापना किसने करी थी, तो ये इल्तुतमिश ने करी थी। इसने खलीफा से अपना सुल्तान का पद इसने ले लिया था। खलीफा से क्या लेता, इसने सुल्तान का पद ले लिया था। इसने इक्ता प्रणाली को प्रारंभ कर दिया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। इसने जीतल और टका, जीतल मतलब तांबे के सिक्के और टका मतलब चांदी के सिक्कों को इसने प्रारंभ कर दिया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं।
इल्तुतमिश ने तुर्क सरदारों का कौन सा शक्तिशाली संगठन बनाया था? तो तुर्क ए चहलगानी। इसने तुर्क ए चहलगानी का गठन किया था। इसमें 40 गुलाम दासों का दल था ये। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, मैंने अभी बताया था आपको ये। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की थी, अभी हमने इसको जाना था। इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए चांदी और तांबे के सिक्कों के क्या नाम थे? तो चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? टका। और तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? जीतल। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर सीमाओं पर आक्रमण का खतरा पैदा किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में जलालुद्दीन मार्गवनी का पीछा करते हुए ये शासन किया था। तो चंगेज खान ने क्या, चंगेज कौन था ये? एक ये मंगोल था। तो इसने इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या किया था? इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। जैसे कि आपने जाना है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन था? कुतुबुद्दीन था, यानी ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक के बाद कौन आया था? भी ये आराम शाह था। आराम शाह, ये मात्र 8 महीने तक शासन किया था। इसका पुत्र था ये। इसको मारकर कौन बन गया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन बना था? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बीच में रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन बना था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये कुछ समय के लिए बना था, इसको भी हटा दिया गया था। यानी ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद कौन था? रजिया सुल्तान था। रजिया सुल्तान क्या था? ये प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी ये। इसने अल्तुनिया के राजा से इसने शादी कर ली थी। बाद में कैथल में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को इसको 1240 ईस्वी में कैथल में इसकी हत्या कर दी थी। जो रजिया सुल्तान थी ये टोपी और कुर्ता पहनना पसंद करती थी, जिसमें टोपी को कुल्हा और कुर्ते को चोगा कहा जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रजिया सुल्तान से संबंधित। आइए देखते हैं। रजिया सुल्तान ने किसे आमिर ए आखुर घोड़ों का प्रधान नियुक्त किया था? तो मलिक याकूत को इसने आमिर ए आखुर का पद दिया था। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ इसने अपना शादी की थी। रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा कहाँ पर और कब की गई थी? तो 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या यहाँ पर कर दी गई थी। तुर्क ए चहलगानी चालीसा को पूरी तरह से किसने समाप्त कर दिया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने। तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था? इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। सल्तनत काल के किस शासक ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी? अगर हम बलबन की बात करते हैं, इसने सिजदा और पाबोस इन प्रथाओं को इसने चला दिया था बलबन ने। देखिए, बलबन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना करी थी, जिसका नाम क्या था? जो सैन्य विभाग था इसका नाम था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज क्या था? ये सैन्य विभाग था। और गुप्त विभाग क्या था? वरीद था। वरीद क्या होता था? गुप्त विभाग का प्रमुख होता था ये।
गुप्त विभाग का प्रमुख कौन होता था? ये बरीद कहलाता था। ठीक है। इसने बलबन ने नौरोज उत्सव को भी स्टार्ट कर दिया था। इसने नौरोज उत्सव को भी स्टार्ट कर दिया था। तुर्क ए चहलगानी को इसने समाप्त कर दिया था। तुर्क ए चहलगामी, इसको बलबन ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करी थी। किस चीज़ की? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर की छाया। देखिए, जो ये बलबन था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना करी थी। जो इसका गुप्तचर विभाग था उसको बरीद बोला जाता था, जो उसका प्रमुख होता था। नौरोज उत्सव को इसने स्टार्ट कर देता। तुर्क ए चहलगामी को इसने समाप्त कर देता। जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया इसने खुद को बताया था। वित्तीय विभाग जो था, दीवान ए बिराजत था, बिजारत, दीवान ए बिजारत क्या था? इसका वित्तीय विभाग था। दीवान ए बिजारत क्या था? इसका वित्तीय विभाग था। इसने शराब पर क्या कर दिया था? बलबन ने पाबंदी लगा दी थी। आइए आगे देखते हैं अब हम। प्रश्न संख्या 39 है। बलबन ने फारसी परंपरा के आधार पर किस प्रसिद्ध उत्सव की शुरुआत की थी? तो इसने नौरोज उत्सव को मनाना स्टार्ट कर दिया था। अपनी विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सी कठोर नीति अपनाई थी? तो इसने लोहा और रक्त की नीति को अपनाया था। लोह और रक्त की नीति को किसने स्टार्ट करा था? ये बलबन ने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, बलबन ने स्वयं को ईश्वर की उपाधि दी थी। तो जिले इलाही में यानी ईश्वर की छाया, यानी न्यावत एक खुदाई या जिले इलाही की उपाधि बलबन ने अपने आप को दी थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स, यानी क्यूमर्स कौन था? गुलाम वंश का ये अंतिम शासक था ये। अब बात करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। उसके बाद कौन आया था? अलाउद्दीन आया था। फिर मुबारक खिलजी आया था और नसरुद्दीन खुसरो। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहले जलालुद्दीन, उसके बाद अलाउद्दीन, मुबारक खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो आया था। तो खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1290 ईस्वी में की थी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। आगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देवगिरी पर, देवगिरी पर किसने पहला दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी का ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था? ये भांजा भी था और जलालुद्दीन इसका चाचा था। ये भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कहाँ पर की थी? तो कड़ा मानकपुर में की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कहाँ पर की थी? कड़ा मानकपुर में की थी, प्रयागराज के पास 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? गुरसप्पा था। अली गुरसप्पा किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। इसने गुजरात अभियान किया था, इसने रणथंबोर का अभियान किया था, चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था इसने, और मारवा का अभियान किया था। गुजरात अभियान कब किया था? 1298 ये गुजरात अभियान किया था। 1301 ईस्वी में इसने रणथंबोर का अभियान किया था। 1303 में चित्तौड़ अभियान किया था इसने। और मालवा अभियान कब किया था? 1305 में मालवा का अभियान। जब गुजरात अभियान किया था उस समय
कर्णदेव थे। राजा कौन थे? कर्णदेव थे। जब रणथंबोर का अभियान किया था तो वहाँ पर कौन थे? हमीर देव थे। और चित्तौड़ अभियान के समय राणा रतन सिंह थे। और जो मालवा का अभियान था वहाँ पर कौन था? मालवा के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गई थी? यहाँ पर विजय हो गई थी। किस सुल्तान ने सिकंदर ए शाहनी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि को धारण किया था। सल्तनत काल में स्थायी सेना रखने और सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू की थी? ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उनका हुलिया लिखना और नकद वेतन देना अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया था। घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, दीवान ए मुस्तखाज विभाग की स्थापना किसने की थी? यानी बकाया राजस्व की वसूली करना, इसकी स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। जो बाजार नियंत्रण था, ये प्रणाली थी, इसका सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सहाना ए मंडी। सहाना ए मंडी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, इसका उच्च अधिकारी कहलाता था ये। अलाउद्दीन खिलजी का वह प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत पर विजय का नेतृत्व किया था? तो मलिक कपूर था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर किसको भेजा था? मलिक कपूर को भेजा था, जिसको 1000 दिनार के नाम से भी जानते हैं। मलिक कपूर को किसके नाम से जानते हैं? 1000 दिनार के नाम से भी जानते हैं। इसने मलिक कपूर को जो गुजरात अभियान हुआ था वहाँ से इसको खरीदा था इसने 1000 दिनार में। तेरह सौ तीन ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। वहाँ का राजा कौन था? तो राजा रतन सिंह थे। चित्तौड़ अभियान के समय वहाँ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह थे ये। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो खिरजाबाद। जब चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वहाँ का नाम क्या कर दिया था इसने? खिरजाबाद कर दिया था। अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजारा सुतून महल का निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। और सीरी के किले का निर्माण किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी ने क्या किया था? स्वयं को अपना खलीफा घोषित कर दिया था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो कौन जो था? ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद बात करते हैं हम तुगलक वंश की। अब क्या जाएगा हमारा? तुगलक वंश आ जाएगा। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसने गाजी की उपाधि को धारण किया था। जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने तुगलकाबाद का नगर बनवाया था। 56 कोट दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। बंगाल विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था। लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कौन आया था? गयासुद्दीन तुगलक आया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया था, फिरोज शाह आया था और नसरुद्दीन मोहम्मद आया था लास्ट में। तो आइए देखते हैं तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। ये प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान के लिए हजूर दिल्ली अभी दूर है या दुस्त है, दिल्ली अभी दूर है, किसने बोला था? ये गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था। किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? तो जोना खान था।
तुगलक के बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जोना खान था। 62 प्रश्न हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, परंतु इसकी सभी योजनाएं क्या हो गई थी? असफल रही थी। प्रश्न संख्या 63 है। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पागल और रक्त पिपासु के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित कर दी थी? तो दौलताबाद कर दी थी, यानी देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। 65 प्रश्न हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए आमिर कोही किससे संबंधित था ये? तो दीवान ए आमिर कोही की जो स्थापना की गई थी, कृषि विकास के लिए था, कृषि से संबंधित था ये, दीवान ए आमिर कोही। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। यह आपको याद रखना है। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? तो रहीला है, जिसमें यात्रा वृत्तांत को बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का क्या नियुक्त किया था? तो काजी। तो तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 70 हो जाएगी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में किन दो महान साम्राज्यों की स्थापना की गई थी? तो उस समय विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और ये किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने किस नीति के तहत जागीरदारी प्रथा और सेना के पदों को वंशानुगत बना दिया था? तो तुष्टीकरण की नीति के तहत इन सभी पदों को क्या कर दिया था? वंशानुगत बना दिया था। अगला प्रश्न है ये। भारत में सबसे बड़ा नहरों का जाल बिछाने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक को भारत में नहरों का जाल बिछाने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर कौन से थे? तो जौनपुर का था, फिरोजाबाद हो जाएगा। जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजपुर, ये तुगलक के द्वारा बसाए गए प्रमुख नगर थे। ये गरीब, अनाथ और विधवाओं की सहायता के लिए फिरोज तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान खैरात। गरीब, अनाथ और विधवाओं के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की थी? तो दीवान खैरात की स्थापना की थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नया विभाग बनाया था? तो दीवान बंदगाह। दीवान बंदगाह की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी दासों की देखभाल के लिए। और ये पॉइंट भी याद रखना है, इसके समय सबसे अधिक दास रहते थे। किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लागू कर दिया था? तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी क्या कर दिया था? जजिया कर को लगा दिया था। अशोक के जो दो स्तंभ थे, टोपरा और मेरठ, को दिल्ली कौन लेकर आया था? तो फिरोज शाह तुगलक अशोक के दो स्तंभ थे, टोपरा से दिल्ली लेकर आया था इनको और मेरठ से दिल्ली लेकर आया था। तो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये
तैमूरलंग ने आक्रमण किया था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय में, और ये तुगलक वंश का क्या था, अंतिम शासक था ये। तैमूरलंग ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया था, 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, अभी सैयद वंश, ये 1414 से लेकर 1451 तक था ये। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिज्र खान ने की थी 1414 ईस्वी में। इसके बाद खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर कौन सी उपाधि को धारण किया था, तो रैयत ए आला की उपाधि को धारण किया था। किसने, खिज्र खां ने। अगला प्रश्न है 82, खिज्र खान किसका सेनापति था जो भारत से लौटते समय उसे पंजाब का सूबेदार सौंप गया था, तो तैमूरलंग। तो खिज्र खां किसका सेनापति था, तैमूरलंग का ये सेनापति था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने स्वेच्छा से दिल्ली का सिंहासन छोड़ दिया था, तो अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ने क्या किया था, दिल्ली का सिंहासन छोड़ दिया था स्वेच्छा से। उसके बाद कौन आता है, लोधी वंश, 1451 से लेकर 1526 तक। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलो लोधी ने की थी 1451 ईस्वी में। बहलो लोधी द्वारा चलाया गया कौन सा सिक्का अकबर के काल तक विनिमय का माध्यम रहा, तो बहलो लोधी। सिकंदर लोधी ने के बचपन का नाम क्या था, निज़ाम खान। इस पॉइंट को याद रखना है, सिकंदर लोधी जो था इसके बचपन का नाम क्या था, तो निज़ाम खान था। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी, तो 1405 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाया था। भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो गज ए सिकंदरी जो था इसका प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। किसने, गज ए सिकंदरी को किसने स्टार्ट किया था, तो सिकंदर लोधी हो जाएगा इसका आंसर। सिकंदर लोधी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था, तो गुलरुखी। गुलरुखी नाम से सिकंदर लोधी फारसी भाषाएं में कविताएं लिखता था। दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था ये। खतौली का युद्ध कब हुआ था, 1518 ईस्वी में हुआ था ये। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में हुआ था, इस पॉइंट को याद रखना है। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य ये हुआ था। प्रश्न संख्या 92 है ये, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध भूमि में मारा गया था, तो इस पॉइंट को याद रखना है, इब्राहिम लोधी था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था, वो है इब्राहिम लोधी। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया क्या कहलाता था, तो सुल्तान कहलाता था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन क्या कहलाता था, तो सुल्तान कहलाता था। 95 प्रश्न हो जाएगा ये। सल्तनत काल में वजीर का कार्यकाल क्या कहलाता था, तो जो वजीर था या प्रधानमंत्री था, जो इसका कार्यकाल क्या कहलाता, दीवान ए बिराजत। यानी वजीर का कार्यकाल क्या कहलाता, दीवान ए बिराजत कहलाता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था, आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक क्या कहलाता था, सैन्य विभाग का प्रमुख कहलाता था, या दीवान ए अर्ज। विभाग का नाम क्या था, दीवान ए अर्ज था ये। 97 प्रश्न हो जाएगा, सल्तनत काल में विदेश मंत्रालय या पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता था, दीवान ए रसालत या दीवान ए इंसा। जो पत्राचार विभाग था इसको किस नाम से जाना जाता था, तो दीवान ए रसालत और दीवान ए इंसा के नाम से पत्राचार विभाग को जाना जाता था।
98 प्रश्न हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले 2 भाई कौन थे? तो हरिहर बुक्का थे। 1336 ईस्वी में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रसिद्ध सूफी संत अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो तूतियाई हिंद, यह भारत का तोता। ये निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, 100 नंबर का है। सितारा और तबले के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितारे और तबले के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।